हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। वेलकम यू ऑल माय डियर। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका कोच, आपका होस्ट धीरेन। हाय अमनप्रीत, आप सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वैभव। सभी बच्चों को आवाज आ रही है जितने बैठे हैं। तो कैसे हैं आप सब। कैसा रहा 10th हम लोग का। फाइन। हाँ फाइन, अच्छा था। हरमनप्रीत आपका कैसा Yes, रहा sir. बेटा। आपकी वॉइस। हरमनप्रीत बेटा आवाज आ रही है। आ रही है। चलो अभी और बच्चों को कनेक्ट होने दो, ठीक है। 10th इज लाइक कोविड में निकल गया इस बार बच्चों का, है ना। और 11th लाइक अच्छा होने वाला है, इट्स माय प्रॉमिस। 10th में केमिस्ट्री कैसी लगती थी वैभव। 10th में केमिस्ट्री कैसी लगती थी। सर ठीक ही थी। ठीक 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 थी। और अमनप्रीत आपकी। नॉर्मल, अच्छा ओके। 10th में तो फिलहाल साइंस के नाम से इसको जाना जाता था, केमिस्ट्री नाम का कोई सब्जेक्ट था ही नहीं ना। ऐसे इट्स लाइक हम लोग साइंस पढ़ा करते थे और हम लोग बोलते थे साइंस के 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। बट स्पेसिफिक कोई केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था आप लोग के लिए, ठीक है। खैर जब तक सभी हमारे बच्चे आए, आप लोग डिफाइन करो केमिस्ट्री को यार। पहले तो केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे डिफाइन करोगे केमिस्ट्री को। चलो अमनप्रीत पहले बताएगा या वह बताएगा। हाँ हाँ बोलो बोलो बाबा। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा सिर्फ मैटर की स्टडी है, मैटर के अलावा एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की। अच्छा और अमनप्रीत आपके लिए कैसी स्टडी है केमिस्ट्री। अमनप्रीत क्या जानता है केमिस्ट्री को। अच्छा अमनप्रीत चला गया कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। हाय आर्यन, हाय जशनजोत। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग 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 वेरी मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब। आप लोग ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं। हम एक छोटे से डिस्कशन पे हैं यार कि केमिस्ट्री होता क्या है और डिफाइन द टर्म केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने तो आए हैं, लेकिन हमारे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे केमिस्ट्री क्या है, सबका अपना अपना वे है देखने का। आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे केमिस्ट्री क्या है। वैभव ने जवाब दिया कि सर केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। तो और कोई जवाब देना चाहेगा। आर्यमन आपके लिए दोस्त केमिस्ट्री क्या है। सर केमिस्ट्री इज एन अनस्टॉपेबल स्टडी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स अराउंड, दैट्स एक्चुअली द सही आंसर। मतलब आपने अपने नजरिए से केमिस्ट्री को फील किया है। आप आपके आपके आगे पीछे जो भी है, अगर आप उसको अपने सोच से देखते हो तो वह केमिस्ट्री दिखती है। आपको इस पेन में भी केमिस्ट्री दिखेगी और हमारे इस कपड़े जो पहने हैं उसमें भी केमिस्ट्री दिखाई देगी, हमारे इस माइक में भी केमिस्ट्री दिखाई देगी। ये डिपेंड करता है कि हम केमिस्ट्री को देखते कैसे हैं, है ना। लेकिन अगर सही बात बोले तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो हमको केमिकल्स के बारे में बताती है ना। जैसे आपने बचपन में एसिड का नाम सुना होगा, आपने बेस का नाम सुना होगा, आपने सॉल्ट का नाम सुना होगा। ये केमिकल्स ही तो हैं कि नहीं। तो केमिस्ट्री नथिंग, ये बात सही है कि अपने अपने नजरिए से अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री जहां में आप जहां देख लो वहां केमिस्ट्री दिख जाएगी। लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई एक्चुअल डेफिनेशन के लिए कहेगा कि यार केमिस्ट्री क्या है, तो मैं बोलूंगा केमिस्ट्री इज अ ब्रांच जो कि हमको केमिकल की स्टडी कराती है। ये साइंस की वो ब्रांच है जो केमिकल की स्टडी कराती है, केमिकल से होने वाली रिएक्शन की स्टडी कराती है। अगर अगर यहां पे मेरी एक पेन है और ये भी पेन अगर बनी है कभी ना कभी, तो उसमें कुछ केमिकल्स लगे होंगे, अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स होंगे, है ना। और अगर मैं उन केमिकल्स की डेप्थ में जाऊं तो केमिकल्स किसके बने होंगे। वो केमिकल्स किसके बने होंगे। एटम्स के। बहुत बढ़िया। अच्छा
एटम्स के, मॉलिक्यूल के, कोई बोलेगा आयंस के, ऐसे, ठीक है ना? पक्का दोस्तों? अच्छा, अगर एटम की मैंने बात करूं तो थोड़ा, हाँ अच्छा, मैं अगर दोस्तों एटम की बात करूं तो थोड़ा और डेप्थ में जाऊं, एटम किसका बना हुआ है? हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, आज की साइंस पता है इतनी डेवलप हो रही है, अब तो हम लोग क्वार्क्स पे काम करने लग गए हैं। क्वार्क का नाम सुना होगा कभी, हल्का हल्का सा? आपने स्ट्रिंग्स का नाम सुना होगा, स्ट्रिंग्स का कभी कभी पढ़ा होगा कि किताबों में। तो अब तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बहुत बड़ी कहानी हो गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्स एंड स्ट्रिंग्स, ठीक है। बट अभी हम लोग को क्वार्ट्स एंड स्ट्रिंग के बारे में नहीं जानना है, हमको बेसिकली आज जानना है कि व्हाट इज एक्चुअली द एटम इज, है ना? क्या है एटम? क्योंकि जब तक हमको एटम के बारे में दोस्त नहीं पता चलेगा, तब तक हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि केमिकल्स क्या हैं, और केमिकल्स नहीं पढ़ पाएंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं जान पाएंगे दोस्तों, और अगर हम केमिकल रिएक्शन ही नहीं जानेंगे तो केमिस्ट्री क्या जानेंगे, है कि नहीं? ठीक है ना? तो हमको सबसे पहला चीज क्या पढ़नी चाहिए? हमको पढ़ना चाहिए एटम्स क्या होते हैं, ठीक है? ओके, तो शुरू करें अपने इस चैप्टर को। आर यू रेडी? पक्का दोस्त? चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रॉब्लम आएगी बेझिझक, जो भी मन में जैसे भी छोटे बड़े सवाल होंगे, बिंदास होके दागिएगा। इंपॉर्टेंट इज हमारा और आपका कन्वर्सेशन कितना स्ट्रांग है, वो मैटर करता है, ठीक है? चलो ठीक है, बिंदास होके एकदम फ्रैंक। मैं आपका एक फ्रेंड हूं, टीचर से ज्यादा एक दोस्त हूं आपका मैं, ठीक है? और आपको सीखने का मौका मिला है और मुझे सिखाने का मौका मिला है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेडिंग डालना है आपको, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, या एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कि आप सभी ने कहा कि सर एटम्स का जो एक्चुअल मतलब होता है, अगर मैं एटम्स की बात करूं तो आप लोग हमेशा बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बनने वाली चीज हमारी क्या है? एटम है, ठीक है? फिर तो आपने कभी न्यूक्लियस का नाम भी सुना होगा, कभी पार्टिकल्स का नाम भी सुना होगा, कभी मॉलिक्यूल्स का नाम भी सुना होगा, लेकिन सबसे छोटी चीज जो है वो हमारी क्या है? एटम है, ठीक है? अब थोड़ा सा एक हम और तुम एज अ साइंटिस्ट फील करते हैं, मान लेना थोड़ी देर के लिए तुम और हम एक साइंटिस्ट हैं और हमारे सामने एटम एक सबसे नई चीज है, हमने कभी देखा ही नहीं है, तो हम कैसे डिफाइन करें कि व्हाट इज एक्चुअली एटम इज? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हें पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, थोड़ी देर के लिए, तो बताओ कि एटम को कैसे देखोगे? तुम्हारा सोच क्या होगा उसके प्रति? प्लीज बोलो, कमेंट करोगे दोस्तों? कोई बोलना चाह रहा है? हाँ, मैटर से भी जो उसकी एक और डिफाइंड चीजें छोटी, हम एटम को उस तरीके से शायद देखेंगे। हाँ, उस तरीके से देखेंगे। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार मान लो यार ये एक मेरी पेन है और मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, एक पॉइंट पे ऐसा टुकड़ा आएगा जिसको मैं काट नहीं सकता, बोल सकता हूं ना? अगर मैं एक सबसे छोटा सा टुकड़ा ले लूं जिसको मैं काट ही नहीं सकता, और मुझे ये सब नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, भाड़ में जाए, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप ऐसे साइंटिस्ट बिहेव करो, तुम्हारे सामने पूछा गया एटम क्या है, तो हम बोलेंगे यार इस यूनिवर्स का सबसे छोटे से छोटा चीज जिसको हम लोग काट नहीं सकते, कट नहीं किया जा सकता, वो हमारे लिए क्या है? एटम है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो बाद की कहानी है ना, पहले तो एकदम सबसे छोटी सी कहानी वो बात करते हैं, है ना? तो अगर हम देखें तो एटम जो वर्ड आया है दोस्त, वो एटमॉस से आया है। कहां से आया है? एटमॉस से आया है। आपके सामने कुछ डेफिनेशंस भी आएंगी, सपोर्ट दीजिएगा डेफिनेशंस पे, ठीक है? तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ये इसका वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ, कौन सा वर्ड इसको डिफाइन करता है। तो देखिएगा, चलिए देखिए लिखा भी है, एटम जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है, और इस ग्रीक वर्ड का नाम होता है एटमॉस। क्या नाम होता है? एटमॉस नाम होता है, ठीक है? क्या होता है दोस्त? एटमॉस, ठीक है? हाँ बच्चा, है ना? एटमॉस से आया, या एटॉमिक बुलाते हैं, एटॉमिक, ठीक है? इसकी हिंदी होती है अनडिवाइडेबल और अनकटेबल। कोई ऐसी चीज जिसको आप छोटी से छोटी इकाई, जिसको आप कट नहीं कर सकते हो, वो हमारा क्या है? एटम है, ठीक है? तो प्लीज एटम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप नोट डाउन कर लीजिए।
कि एटम जो वर्ड आया है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम होता है एटॉम्स या एटमॉस, जिसका मतलब होता है अनडिवाइडेबल और अनकटेबल। अगर मैं इस पेन को लेता हूं दोस्तों और उसको छोटा 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 काटता हूं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो कट नहीं होगा, वही हमारे लिए एटम है। ठीक है, अब हुआ क्या था, कहानी को थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। आई होप यहां तक आप सभी ने लिखा होगा दोस्तों। कोई समस्या किसी को, कुछ पूछना है? आर्यन, अमनप्रीत, जशन, ज्योत, मोहित, किसी को कुछ पूछना है दोस्तों? पूछ लो बिंदास होके। हाँ चलो चलो फाइन, आगे बढ़े। चलो देखो, अब एक बात बताएं, अगर तुमसे पूछूं कि सबसे ओल्ड साइंस किसकी थी, सबसे साइंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली साइंस किसने दी थी? अमेरिकन्स ने दी थी या हम इंडियंस ने दी थी? हम इंडियंस ने दी थी। हमारे आज भी, हम लोग बिलीव नहीं करोगे, आज भी जो एस्ट्रोनॉट्स जो स्टडी करके करते हैं, हमारे जो महान आत्माएं थी, जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने ऑलरेडी किताबों में लिख दिया कि नहीं भैया ये हो रहा है तो ऐसा है। जैसे मून का डिस्टेंस की बात करते हैं या अर्थ से सन की डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे। बस आज साइंटिस्ट उसको क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उसको बस प्रूव कर रहे हैं कि हाँ भैया ऐसा हुआ था, और फिर वो भी लिखते हैं कि इंडियन किताबों में पहले से लिखा हुआ है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इंडियंस जो पीछे फिलोसफर थे जिन्होंने बुक लिखी थी, वो बहुत दूर की सोचते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक आत्मशक्ति थी। 1493 बीसी में मार्स रोवर का लिख दिया गया। हाँ। तो ये इतना ब्रॉड सोच रहा है साइंस। तो एटम के बारे में भी बहुत सारी इंडियन किताबों में लिखा हुआ है, फॉरेन किताबें तो बेचारे नहीं लिख पाती। उन्होंने एक नाम लिया है महर्षि कनद का, महर्षि कनद। मैं आपको वो कहानी सुना रहा हूं जो कि इनके महान आत्मा ने हमको दी थी। आप अपने क्लास 10th में शायद डाल्टन्स का नाम सुना होगा। क्या सभी बच्चों ने डाल्टन्स का नाम सुना है? अच्छा, डाल्टन्स के फादर थे, समझ लो। इतना इनके पास इतना ब्रॉड नॉलेज था। ये है हमारे महर्षि कनद। ये हम लोग इंडियंस को पता नहीं चलता, उस टाइम हम लोग पढ़े नहीं थे, क्योंकि जो मेन स्टडी हुई थी तो वो डाल्टन्स, फराडे, इन सब ने की थी, तो उनका तो नाम आ जाता है। इन हमारे गुरु का नाम कहीं मिस हो गया है। ठीक है, अब इनकी भाषा में एटम को हिंदी वर्ड में उन्होंने नाम दिया पदार्थ। क्या नाम दिया? पदार्थ। ठीक है, क्या नाम दिया? पदार्थ। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज बनी हुई है वो 5 तत्वों के नाम बताओ। हम ऐसे पढ़ते हैं, हम इंडियंस बोलते हैं ना कि कोई भी चीज बनी हुई है तो उसमें आग है, पानी है, हवा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? है ना? तो महर्षि कनद ने एटम को अपनी भाषा में उन्होंने कहा था कि एटम एक पदार्थ है, और ये पदार्थ इस एनवायरमेंट में जो भी है, जैसे आग हो गई, पानी हो गया, वायु हो गई, ठीक है, इन सब से बना हुआ है, इन सब का कॉम्बिनेशन है। ये उन महान आत्मा ने बोला था। लेकिन देखो, वो फिलोसफर थे, वो बोल तो दिए, लेकिन उसका कोई प्रूफ उनके पास नहीं था। ठीक है ना? उनका कोई प्रूफ नहीं था। तो ठीक है भाई, अब बहुत सारे फिलोसफर, जैसे आज भी मैंने आपसे कहा कि इंडियन फिलोसफर लिख के तो चले गए कि भैया मून से इतनी दूरी है, सन से इतनी दूरी है, लेकिन कोई साइंटिफिकल प्रूफ नहीं था। हमारी साइंस जो है ना, वो प्रूफ पे बिलीव करती है। ये है तो क्यों है, तो कैसे है। बस तुम कह दोगे तो ये बात शायद नहीं मानी जाती। साइंस बोलती नहीं भैया, इसका कैलकुलेशन करके बताओ कि ऐसा कैसे हुआ। राइट? ठीक है ना? तो बट महर्षि बोल तो गए कि भैया एटम एक हिंदी वर्ड है, ये तो इंग्लिश में बोला है, लेकिन इसने कहा सबसे छोटी से छोटी इकाई बोले तो सबसे छोटा पार्टिकल, जिसको हम लोग इंग्लिश में पार्टिकल बोलते हैं ना, इसको उन्होंने इकाई वर्ड यूज किया। क्या वर्ड यूज किया? इकाई। ठीक है, वो ऐसी इकाई जिसको आप काट ही नहीं सकते, या ये सब हमारे जो 5 तत्व हैं, इन तत्वों से बनी हुई है। ठीक है, लेकिन फिर वही बात, इनकी बात को डिस्कार्ड करना हमारे साइंस का मजबूरी थी, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है दोस्तों, और यही बात जब हम आगे बढ़ेंगे तो यही बात हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था
डाल्टन्स की थ्योरी, उन्होंने एटम्स को अपनी कहानी में बताया था। आप बता सकते हो कि डाल्टन्स ने क्या कहा था? आप लोग बता सकते हो क्या डाल्टन्स ने क्या कहा था? क्लास 10th में पढ़ा होगा, डाल्टन्स की कुछ थ्योरी थी। हाँ बताओ दोस्त। एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। हाँ, एक इंडिविजुअल पार्टिकल है जो कि सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल है ना, वो मैटर का सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल है। एंड अल्टीमेट, देखो लिखा भी है, द एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर। अच्छा, ये थ्योरी कब की है? 1808 की। और अभी अभी मेरे किसी दोस्त ने बोला कि हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1400 में कुछ बातें बता दी थी। आप लोग में से किसी ने बोला था, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग बहुत पीछे से चले आ रहे हैं और हमारी साइंस का बस प्रूव नहीं था, लेकिन एक हमने बता दिया था अपनी शक्तियों से। तो इन भाई साहब ने भी बहुत देर बाद बताया कि 1818 में। महर्षि कनद भी 1500-1600 के करीब हैं बुक्स जो लिखती हैं, है ना? ठीक है, चलो बाकी जो बच्चे नए आए हैं मैं 2 मिनट के लिए उनको बता दूं दोस्तों। केशव शायद नया आया है, मोहित नया आया है अभी, ठीक है, वेलकम यू गाइस। माय डियर, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी मैं बेसिक रूट पे ही हूं कि एटम क्या होता है और कहां से आता है, ठीक है दोस्तों। अगर इन केस मोहित और केशव को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा, तो आप बिंदास होके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके ओके ओके, चलिए आइए। तो ये बात सबसे पहले तो आप नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में कि यार जो सबसे पहली थ्योरी जो रिटर्न फॉर्म में हमको दी गई वो किसकी दी गई? डाल्टन्स की दी गई। आप लिख लीजिए इस डेफिनेशन को कि डाल्टन्स ने जो थ्योरी दी है, उन्होंने ये कहा, हाँ उन्होंने ये कहा कि एटम जो है एक अल्टीमेट पार्टिकल है, सबसे छोटा छोटा पार्टिकल है जिसको अनडिवाइडेबल और अनकटेबल कहा जाता है ना? लेकिन माय डियर, साइंस का डेवलपमेंट तो होता ही है, साइंस डेवलप हो ही रही है, और साइंस इधर जब डेवलप हो रही थी तो हमने इसका भी कोई प्रूफ इन भाई साहब के पास नहीं था, तो फिर हम धीरे धीरे साइंस पे काम कर रहे थे। उस टाइम आपने एक कहानी सुनी होगी फराडे की, फराडे बैटरी पे काम कर रहे थे, ठीक है। कभी आपने माइकल फराडे का नाम सुना है दोस्तों? कोई कुछ जानता है माइकल फराडे के बारे में? हाँ हाँ हाँ, अच्छा बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम किसने किसने सुना है? क्या सुना है बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में? हाँ एग्जैक्टली, काइट की स्टोरी। बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी ऐसे बुक्स लिखती हैं कि भैया वो काइट उड़ा रहे थे, उन्होंने बहुत सारे बादल थे तो उसमें काइट उड़ा रहे थे, फिर चाबी फंसाई थी तो उनको करंट आया था। ऐसा कुछ याद है बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी? है ना? उसे क्या कंक्लूजन, हाँ उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था? करंट कंडक्ट होता है। हाँ करंट कंडक्ट होता है ना? इस यूनिवर्स में बादलों की हेल्प से जब उनको करंट फील हुआ तो बुक्स ऐसा लिखती हैं कि बेचारे वो तो बेहोश हो गए, और वहां के जो आसपास के गांव वाले थे, मतलब जो सिटी में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो भगवान की, या उस टाइम जो उनके गॉड हुआ करते थे क्रिश्चियंस में, तो उन्होंने कहा कि गॉड की पनिशमेंट है और ये गॉड से खिलवाड़ कर रहा है, ये है वो है, तरह तरह की बातें उन पे उठने लग गई क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं था और करंट तगड़ा खाया था। तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और यही बात फिर आगे चल के हमारे किन्होंने बताई? फराडे ने बताई। अभी हमारे किसी दोस्त आप लोग में किसी ने बोला कि फराडे ने शायद करंट पे काम किया था, बैटरीज पे काम किया था, है ना? तो ऐसा है कि मैं तुमसे कहूं करंट को कभी देख सकते हो क्या? किसी ने करंट को देखा है? नहीं, लेकिन करंट को फील तो किया है ना? करंट को फील तो किया है ना? अपनी बचपन सी लाइफ में कभी ना कभी करंट को जरूर फील किया होगा। तो वैसे ही कुछ है कि साइंटिस्ट ये तो मान चुके थे भैया कुछ ना कुछ तो है जो कि चार्ज है, इसके अंदर कुछ चार्जेस की बात चल रही थी। वहीं से उनके दिमाग में इजाद आया कि नहीं यार, पक्का ये चार्जेस जो हैं किसी ना किसी रीजन से आए होंगे। फिर साइंटिस्टों का दिमाग आगे बढ़ा और खुला कि यार नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कहानी पढ़ते हैं। और एक हाँ बोलो दोस्त। सर आपने कहा कि मतलब ऐसे देख नहीं पाते, बट सर एक चीज होती है, मतलब एज अ मैकेनिकल फील्ड में अगर हम देखें तो फिर सर जब एक स्पार्क प्लग से हम मतलब एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो फिर वहां पर हमको वो चीज दिखती है। हाँ
हाँ एग्जैक्टली यही चीज तो पढ़नी है हमको दोस्त, यही चीज तो पढ़नी है। ये जो आगे चल के आप पढ़ोगे, अभी हम इसी में बात करने वाले हैं कि एक स्पार्क नजर आया साइंटिस्टों को, जो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और हम देखेंगे कि उनकी सोच कितनी प्यारी थी, कितनी प्यारी सोच थी उनकी, और उनको स्पार्क नजर आया जिसको आप शायद जानते हो कि नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। कैथोड रेस का नाम सुना होगा, जी सर। ठीक है दोस्त, यही बोलना चाह रहा है ना तू? जी सर। हाँ ठीक है, चलो अभी बात करते हैं। तो कुछ चीजों को हम सिर्फ फील कर पाते हैं, देखने के लिए हमने उसे डिवाइस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो कहानी को आगे बढ़ाएं, अभी तक कोई समस्या? नो सर। नो सर। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? सब ठीक चल रहा है, मजे में आगे बढ़े? चलो तो आपने डाल्टन्स की थ्योरी देखी। डाल्टन से पहले हमने महर्षि कनत का नाम सुना, और इसी बीच में बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी आई थी और माइकल फैराडे आए थे। बट माइकल फैराडे ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था एटम को लेके, ठीक है। फिलहाल ये हमारे डाल्टन्स की बात है, ठीक है, जो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल है, जो कि अनडिवाइडेबल और अनकटेबल है, ठीक है। ये हमने सबने लिख लिया है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पूछा है क्वेश्चन में, आप लोग ऑप्शन दीजिएगा। ये सवाल आपके सामने है स्क्रीन पे। बोला द साइंटिस्ट बिहाइंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, जॉन डाल्टन, है ना? ओके, बाकी सबका कभी नाम सुना है? हाँ, बाकी सबका तुम लोग ने कभी नाम सुना है? जे का? हाँ, हाँ, रदरफोर्ड का सुना होगा, आर.के. मुल्किन का सुना होगा, मुल्किन्स एक्सपेरिमेंट का, बस नाम सुना होगा, है ना? ओके सर। हाँ? सॉरी सर रदरफोर्ड और जे थॉमसन 9th और 10th उसमें थे। हाँ, उन्होंने एटम्स के उसके बारे में बताया था। हम लोग फिर से वही पढ़ेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा डेप्थ लेके पढ़ेंगे। वहां पे थोड़ा इलॉजिकल था 9th 10th में, लेकिन 11th में थोड़ा सा लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन के साथ चलेंगे, ठीक है। सबको पढ़ना है। अभी फिलहाल हम किस पे टिक करें? कौन से ऑप्शन में टिक कर दें? जॉन डाल्टन पे, ठीक है ना। तो भैया जॉन डाल्टन जो है हमारे, दैट इज ये हमारे भाई साहब थे जिन्होंने सबसे पहले एटम्स के बारे में बात की थी, ठीक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साइंटिस्ट का डेवलपमेंट होने लग गया और एटम के हम अंदर घुसे। जब हमने कभी एटम के अंदर घुसा तो हमको जो पढ़ाई करनी पड़ गई, वो पढ़ाई थी, इस पढ़ाई का नाम था सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पढ़ाई। किसकी पढ़ाई? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हेड डाल दीजिए थ्योरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? जो एटम के अंदर घुसते हैं जब हम लोग, तो वो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होते हैं वो? दैट इज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना। तो हमको इन तीन की स्टडी करनी है। जब भी कोई पूछे कि आप सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या पढ़ने जा रहे हो, तो हम तीन को पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को, ठीक है। कहां से इलेक्ट्रॉन आया, कैसे इलेक्ट्रॉन को देखा गया, ये सारी कहानी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम डेप्थ में गए तो यहां पे साफ साफ ये भी है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपको पढ़ना क्या है, एक्सपेरिमेंट्स रखे गए हैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ होंगे, ठीक है। जो ये आपको बताना चाह रहा हूं कि कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया कि भाई एटम के अंदर भी कुछ है जिसको हम और आप अभी जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। और उसके लिए, उसको स्टडी करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं और हम लोग बाकायदे सारे एक्सपेरिमेंट को पढ़ने जाएंगे, ठीक है। जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बुलाते हो, उनकी कुछ स्टडी करने के लिए, जैसे एक मेरे दोस्त ने बोला था, स्पार्क का नाम लिया था, ठीक है। जशन जोत ने शायद स्पार्क के लिए बोला था कि स्पार्क तो दिखती है ना दोस्त। तो ये जो स्पार्क दिखती है वो एक थ्योरी है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे उस स्पार्क को दिखाता है जिसको तुम देखना चाह रहे हो, ठीक है। इसके अलावा फैराडे के कुछ लॉ हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था, और तीसरा रेडियो एक्टिविटी की कहानी। हल्का हल्का सा रेडियो एक्टिव के बारे में कौन कौन जानता है? हल्का हल्का सा रेडियो एक्टिव के बारे में कौन कौन जानता है? चलो हाँ, जशन जोत बताओ, कम ऑन गाइस।
सर रेडियोएक्टिव बेसिकली मतलब हाँ। कोई भी ऐसे जहाँ से हमारे रेज होती है हाँ। रेडियोएक्टिव जिनके कारण हमको मतलब ऐसे वो चीज फील होती है या हाँ, फिर हम उसको ऐसे देख पाते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ जैसे हम जान पाते हैं। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पकड़ना बात को, क्या थी, क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वेव्स। ठीक है, कोई और बता पाएगा थोड़ा सा इसके बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में? हम डिस्कस करेंगे, बस आपसे आज बेसिक नॉलेज ले रहे हैं कि आप क्या जानते हो और हम क्या आपको बताएंगे। कोई और दोस्त, एनीवन? अरे घबराओ नहीं, बिंदास होके जो आता है सो बताओ। मेरे लिए, मैं देखो यार, मैं बहुत फ्रैंकली बात करूंगा, कोई अपनी मम्मी के पेट से सीख के नहीं आता है, सब ऐसे ही सीखते हैं, है कि नहीं? तो जो मन में आता है वो जवाब दो, कोई कोई फोर्स नहीं है, कोई बाउंड नहीं है कि नहीं सर मुझे नहीं आता तो सर डांटेंगे, नथिंग एट ऑल यार, हम सीखने आए हैं, सीख के जाएंगे। ठीक है, चलो कोई और रेडियो एक्टिव के बारे में? न्यूक्लियर फिजन से दिखा रहे हैं। जब क्या बड़ी होती है? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन। हाँ, थोड़ा सा इसने और अंदर चला गया कि फिजन, फ्यूजन का नाम सुना होगा, अल्फा बीटा गामा डिकेस का नाम सुना होगा, हल्का हल्का सा, है ना? तो इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो अभी जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। प्लीज आप लोग अपनी कॉपी में ये बात को नोट डाउन कर लीजिए कि हमको सब एटॉमिक पार्टिकल की स्टडी करने के लिए ये 3 एक्सपेरिमेंट को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, दैट इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। प्लीज इसको लिख लीजिए। हाँ, सॉरी, लिख लिया आपने? स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट करें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। चलिए, तो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। इनकी फॉर्मेशन के बारे में देखना है, इनके चार्ज के बारे में देखना है, इनके मास के बारे में देखना है, हम ये कैसे मान के चले कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, हम ये कैसे मान के चले कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, हम क्यों माने ये बातें, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो किसी के कहने पे हो गया कि बस होता है, नहीं ना? तो कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर हुए होंगे जो इनको एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं आपसे एक छोटी सी नॉलेज लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो क्या बताओगे? नेगेटिव चार्ज होता है। और भाई प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? अच्छा, ये बात किसने बताई? जेम्स चैडविक। नहीं, आपको कैसे पता चली? जेम्स चैडविक को तो ठीक है, छोड़ दो, आपको किसने बताई? बुक्स ने बताई। केशव का आंसर है सर बुक्स ने बताई। बात तो सही कह रहे हो यार, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे ना, क्लास 10th और 11th में यही डिफरेंस है। क्लास 10th में हम लोग मान लेते हैं ठीक है, मेरी मैम ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है या चार्ज माइनस होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, वो हमने मान लिया मैम की बात। लेकिन अब हम थोड़े से मैच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो हम उसके डेप्थ में जाके सीखेंगे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव तो कैसे। ठीक है, ऐसा इस बात को समझने के लिए थोड़ी देर को फील करना कि तुम एक साइंटिस्ट हो। ठीक है, ओके? तो चलो मेरे साइंटिस्टों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की कहानी को। ठीक है, चलो ठीक है, आओ। तो हेडिंग डालोगे आप सभी लोग, हेडिंग डालना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर मैं बिना इसको आगे बढ़ाए आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन किसने किया था, तो क्या जवाब दोगे? किसने? जे थॉमसन ने। अच्छा, और कोई? और प्रोटॉन का किसने किया था? ओके, और न्यूट्रॉन का? जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने नहीं किया था क्या?
केशव, ये सही बोल रहा है क्या वैभव या जशनजोत? आप बता दो बेटा, वैभव प्रोटॉन के बारे में सही बोल रहा है? सर रदरफोर्ड का ये था ना कि मतलब उसने एम्प्टी स्पेस बताई थी। हाँ वो तो ठीक है, मतलब प्रोटॉन के बारे में नहीं बताया था उसने। जी सर। ओके ओके, चलो चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। हमने कोल्ड ड्रिंक पढ़ी थी बचपन में, ईंट पर नाच, क्या तुमने भी पढ़ी थी? हम, हाँ, ईंट पर नाच, कोई क्लास 10 में कोई कोडिंग पढ़ाई गई थी क्या? हमने बचपन में पढ़ी थी। अब देखो मुझे तो जब हम क्लास 10th में थे तो मेरी मैम हमको रटा गई थी कि ईंट पर नाच नाम की एक चीज होती है। अब पता नहीं क्यों रटाया था उसने यार, आप मुझे बता सकते हो? ईंट पर नाच, बस रफली रफली लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे लिखा था उसने, ईंट पर नाच। हमने कहा ये क्या था मैम? तो मेरी मैम ने ऐसे बताया, ईंट मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और टी का मतलब होता है थॉमसन, ठीक है, और पर में प्र मतलब होता है प्रोटॉन और आर का मतलब होता है रदरफोर्ड, ठीक है, और नाच में एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन और च का मतलब होता है चैडविक। ये मैंने अपने क्लास 10th में जब मैं था, आज से बहुत साल पहले की बात है, तब मैंने ये पढ़ा था। क्या आपने नहीं पढ़ा था क्लास 10 में? आपकी मैम ने नहीं बताया था ईंट पर नाच? नहीं सर। चलो आज जान लो, ठीक है, आज जान लो तुम लोग ईंट पर नाच, ठीक है। और एक दोस्त ने अभी कहा कि नहीं सर प्रोटॉन की फॉर्मेशन तो रदरफोर्ड ने नहीं की थी, तो आगे देखते हैं, इस पे डिस्कस हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें मैं एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि जे थॉमसन ने कर तो दिया था, लेकिन अकेले जे थॉमसन नहीं थे। हम्बल रिक्वेस्ट है, आज के बाद सिर्फ अकेले जे थॉमसन को सपोर्ट मत देना। जे थॉमसन के साथ जो सबसे बड़ा रोल था वो हमारे थे फराडे, जिसे वो माइकल फराडे बुलाते हैं, ठीक है। हाँ सर उनके असिस्टेंट माइकल फराडे। हाँ माइकल फराडे। तो असल में माइकल फराडे ना बैटरीज पे काम कर रहे थे, बैटरी स्टडी कर रहे थे, करंट पे स्टडी कर रहे थे, क्योंकि पीछे कुछ थ्योरी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन की, उसी को प्रोसीड करते हुए बैटरी पे काम कर रहे थे। उनको इतना तो पता था कि कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव सोर्स है जहां पे करंट पैदा होता है, वो बैटरी पे काम कर रहे थे। और उस टाइम तक एक मजे की बात आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन्स का भी हमको पता नहीं था और हम बैटरी पे काम कर चुके थे। एक बहुत अजीब सा जोक है ये, इलेक्ट्रॉन्स का हमको भी पता नहीं था और हमने बैटरीज पे काम करना शुरू कर दिया था कि भाई कुछ ना कुछ करंट होता है। भले हमने आपसे क्या कहा, करंट दोस्त फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो इस थ्योरी पे उन्होंने बैटरीज पे काम करना शुरू किया था। तो हमारे माइकल फराडे जो साइंटिस्ट थे वो बैटरी पे काम कर रहे थे। ऐसा बुक्स लिखती हैं कि जे थॉमसन ने माइकल फराडे से कहा कि यार तुम मुझे सबसे बड़ी से बड़ी बैटरी कितनी वोल्ट की बना सकते हो, ठीक है, कितनी बड़ी से बड़ी बैटरी बना सकते हो जो मुझे चाहिए। माइकल फराडे ने अपने गुरु को अलर्ट किया, कहा गुरुजी इतना ज्यादा हाई वोल्टेज की बैटरी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपका हैप्पी बर्थडे हो सकता है। समझते हैं हैप्पी बर्थडे? है ना, है ना, आपका हैप्पी बर्थडे होने की चांसेस हो सकती हैं। प्लीज इसको अकेले मत करिए, हम दोनों मिलके करते हैं जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं आपके सपोर्ट में रहूंगा, ठीक है। तो माइकल फराडे की देन थी बैटरी को लेके, और उन्होंने उस बैटरी को यूज किया अपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो आपके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दे माइकल फराडे के बारे में, ठीक है, ठीक है। और इन सबको डिस्कवरी को बेसिक बताने से पहले ये बात सभी को पता है कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्जेस क्या करते हैं दोस्तों, रिपल करते हैं। ये बात सबको मान के चल रहा भी पता है, ठीक है। चार्ज क्या है कैसे है वो बात की बात है, लेकिन अभी अभी हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि हमको थ्योरी को समझना होगा, ठीक है। चलो ओके ओके माय डियर, चलो आइए देखिए, सबसे पहले माइकल फराडे की बात करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि माइकल फराडे जो है वो अपनी बैटरी लेके बाबा जे के पास पहुंचे कि गुरुजी ये बैटरी है आपके लिए, और चलिए हम और आप मिलके एक डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करते हैं।
जिसको कुछ बुक्स लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बुलाती हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट बुलाती है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बुलाती हैं। अब ये कैथोड रे कैसी थी, क्या थी, से सारी बातें अपन लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखा देता हूं। ये हमारे सर माइकल फराडे हैं, जिनकी देन है हमारे बैटरीज पे, और इनका रोल रहा है जे थॉमसन के साथ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेशन पे। ठीक है दोस्त, चलो अब इन्होंने कैसे उस एक्सपेरिमेंट को किया, कैसे किया, ये सब बातें अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ चीजें थ्योरी बेस्ड है तो इसके नोट्स में आपको लिखवा दूंगा, बट पहले हम एक समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे था। ठीक है, आपको अभी कुछ लिखना नहीं है, पेन पेंसिल को छोड़ के बस स्क्रीन पे देखिएगा कि मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, और जो भी डाउट हो, जैसे भी मन में सवाल हो, पूछ डालना। ओके, फिलहाल उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और उस ट्यूब के अंदर एक माइकल फैराडे की बैटरी लगाई थी। पहले आपको मैं दे देता हूं, बता देता हूं किया क्या था। ठीक है, चलिए, ये एक छोटे सी डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दूं, इस ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट कैसे हुए थे। इस ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट कैसे हुए थे, हम इस पे बारे में जानने जा रहे हैं। देखिए, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है। यहां पे एक कुछ प्रेशर गेज लगा हुआ है। प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है, ये प्रेशर गेज लगाया जाता है। ठीक है, इस ट्यूब में एक कोई भी गैस नहीं थी, पूरा खाली कर दिया, सारी गैस हटा दी। ठीक है, और माइकल फैराडे की एक हाई वोल्टेज बैटरी का सहारा लिया गया। ठीक है, और इस हाई वोल्टेज की बैटरी को, यहां पे कुछ मेटल्स की प्लेट्स थी, जो कि एक तरफ कैथोड प्लेट है और एक तरफ हमारी एनोड प्लेट है। इस प्लेट के थ्रू एक हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास किया गया। बुक्स ऐसा लिखती हैं कि पहले इनको ये सब नहीं पता था कि प्रेशर हाई था कि लो था। देखो, बहुत साफ बता दूं, ये एक्सपेरिमेंट हुआ है और हमारे सामने रख दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर तुम एज ए साइंटिस्ट सोचो, तुम्हें क्या पता यार कि प्रेशर हाई था या लो था, तुम्हें पता है क्या? नहीं ना। तो स्टार्टिंग में बुक्स लिख तो देती है कि यहां का प्रेशर बहुत लो कर दिया गया, लिखती है 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक से लेकर 10⁻⁻⁶, इतना कम प्रेशर कर दिया गया। अब लेकिन स्टार्टिंग में आप एज ए साइंटिस्ट सोचो कि आपको क्या पता प्रेशर लो था या हाई था। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में बुक्स लिखती हैं ऐसा, जो मैंने अपनी किताबों से पढ़ा है, जो मैंने ज्ञान लिया है, वो लिखती हैं कि भाई पहले जो था वो प्रेशर बहुत हाई था, प्रेशर हाई था तो उनको कुछ नहीं हो रहा था, इस पे ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नथिंग, कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था। लेकिन जब प्रेशर लो किया गया, धीरे धीरे लो किया गया, तो अभी मेरे किसी दोस्त ने बोला था कि सर स्पार्क हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? हम स्पार्क देख सकते हैं। लेकिन स्पार्क को देखने के लिए आपको कुछ ना कुछ लेयर लगानी पड़ेगी, कोई ना कुछ चीज ऐसे लगानी पड़ेगी जहां पे वो टकराए तो स्पार्क नजर आए। ऐसा करने के लिए यहां पे दोनों तरफ पे, हम लोग को नहीं पता था, तो इन्होंने दोनों तरफ पे जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाई। किसकी लगाई? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। ठीक है, सपोर्ट दीजिएगा सब लोग एकदम। ठीक है, हमको क्या पता कि रेस कैथोड से निकल रही है, एनोड से निकल रही है, ये तो बाद में प्रूव हुआ होगा ना। लेकिन तुम लॉजिकली सोचो, तुम्हें नहीं पता है कि कुछ होने वाला है। तुम्हें इतना पता है कि इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं और प्रेशर को कम करता जा रहा हूं। प्रेशर को क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं। और ये जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा हूं? मैं बढ़ा रहा हूं। और प्रेशर को कम करते मैं 10⁻³ से 10⁻⁵ एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कर दिया, इतना कम प्रेशर कर दिया। और वोल्टेज बढ़ा के करीबन 10K वोल्ट कर दिया, इतनी हाई बैटरी कर दी। तो साइंटिस्टों ने एक बात ऑब्जर्व की कि कुछ रेज जो है वो ट्रेवल कर रही है, वो जा रही हैं। और कैसे पता चला कि वो स्पार्क है? तो यहां पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी है। जिंक सल्फाइड ना ग्रीनिश ग्लो करती है। कैसा ग्लो करती है बच्चा? ग्रीनिश ग्लो। कोई भी चीज पे टकराएगी ना तो स्पार्क नजर आएंगे, डॉट्स नजर आते हैं। अब साइंटिस्टों को यह नहीं पता था कि यह चीज एनोड से कैथोड जा रही है या कैथोड से एनोड जा रही है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उन्होंने ये देखा कि कुछ रेज जो है वो यहां से यहां के लिए ट्रेवल कर रही है। और यहां से यहां जब ट्रेवल कर रही हैं तो आप बताओ किस साइड पे स्पार्क दिखाई देगा?
नोट साइड एनोड साइड पे। तो कहां से चल के स्पार्क आ रहा है? कैथोड से। कहां को जा रहा है? एनोड को जा रहा है। साइंटिस्ट ने ये काम, बुक्स लिखती हैं कि 3-4 बार करके देखा कि भैया स्पार्क यहां क्यों नहीं नजर आ रहा है। कैथोड पे उनको स्पार्क नजर नहीं आ रहा था, स्पार्क हमेशा उनको एनोड पे नजर आ रहा था। अब साइंटिस्ट का दिमाग पागल हुआ कि अबे यार ये स्पार्क कैसा है, ये स्पार्क का नेचर क्या है। आप थोड़ी देर के लिए ये मान के चलना कि तुम्हें नहीं पता इलेक्ट्रॉन कुछ होता है, ये बता रहा हूं। तुम मेरे साइंटिस्ट हो, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम्हें यह नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है, अभी भूल जाना। अभी बस इतना है कि बैटरी का एक छुरा कैथोड था और एक छुरा एनोड था, इतना पता था हमको। और रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, तो हमने उस रेस का नाम दिया कैथोड रेस। क्लियर कट? बोलो दोस्तों। जी सर। कहानी को आगे बढ़ाएं। जी सर। अब साइंटिस्ट के दिमाग में, साइंटिस्ट के दिमाग में क्यूरियोसिटी आने लग गई। अबे ये कैथोड रे निकल तो रही है, लेकिन निकल के जा रही है एनोड की तरफ। अब दिमाग में चलने लग गया, यार ये रे कैसी है, इसका नेचर कैसा है, इस पे चार्ज कैसा है, इसका मास है कि नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है कि नहीं है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और हम सारे एक्सपेरिमेंट को छोटा छोटा करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसको बोलते हैं शैडो एक्सपेरिमेंट। पहले आप इसको कुछ बना लें, अगर आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको हल्का हल्का बना लें। नोट्स की चिंता मत करिएगा, अभी मैं आपको नोट्स भी दे देता हूं लिखने को, आराम से आप लिखिएगा। थोड़ा सा बना लीजिए इसको, ठीक है? और छोटी छोटी लाइन में भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ये एटीएम लिखा हुआ है, एटीएम समझते हो बच्चे मेरे? एटम नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, कभी प्रेशर जानते हो क्या होता है? वैसे मैं अपने इस टॉपिक से डाइवर्ट हो जाऊंगा सिर्फ एक लाइन के लिए, एक छोटे से वर्ड के लिए। इसको लिखा है ATM डॉट, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बुलाते हैं? प्रेशर। अभी इसके बारे में और जानना है या काफी है? एक बेसिक दो दे। अच्छा, तुम लोग कोई जानता है? वैभव, केशव, जितने बच्चे बैठे हैं, अरमनप्रीत, कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब जानते हो? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। हाँ, हम एटमॉस्फेयर में, मैं भूल गया था, सही कह रहे हो। अच्छा, कितना प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोस्तों? 1 लाख पास्कल के उसमें आता है। पास्कल नहीं, अगर एटमॉस्फेयर के टर्म में बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक पास्कल तो ठीक है, यूनिट है अलग। ऐसे तो प्रेशर की बहुत सारी यूनिट है ना, मर्करी हो गई, पास्कल हो गई, टॉर हो गई, तो एक होती एटमॉस्फेरिक। हम लोग बोलते हैं कि मुझ पे 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग रहा है। अभी तुम पे प्रेशर लग रहा है क्या? क्या कैसा प्रेशर? दर्द हो रहा है? सिर में दर्द हो रहा है? फिर पैसा कैसे? सर आसपास हमारे मतलब एटम्स हैं जो कि इन फॉर्म ऑफ एयर हैं, और जो कि हम हमारे ऊपर मतलब आसपास हमारे एटम्स हैं, या यूं कहूं आसपास हमारे गैसेस हैं। यस सर। अच्छा, तो मतलब तुम बोल रहे हो इन सब गैस मिला के हम पे प्रेशर लगा रही हैं, है ना? सर हाँ, सिर्फ गैस नहीं, लेकिन एक टाइप ऑफ एक एनर्जी, जैसे एनर्जी की भी होती है, फिर कोई भी और कैसे हो सकती है? और कौन सी एनर्जी प्रेशर लगाएगी? अब तो बताओ। हम तो, मुझे इतना पता है। एनर्जी मतलब जैसे कि मतलब एक ग्रेविटेशनल पुल कह सकते हैं हम। अच्छा, ग्रेविटेशन से प्रेशर का कोई मतलब होगा? बस एक कन्वर्सेशन है दोस्त। सर मतलब अगर हम मतलब ऐसे जंप कर रहे हैं तो फिर वो हमको पुल है, तो फिर एक वो भी मतलब ऐसे कि वो एक एनर्जी है जो कि हमको पुल कर रही है। वो तो हमको ऐसे से नीचे पुल कर रही है, ठीक है, मैं झुक रहा हूं, वो तो ग्रेविटी है ना। उस पर प्रेशर का क्या मतलब? क्या हम ऐसे उठेंगे तो प्रेशर बोलेगा नहीं 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 नीचे जाना है? ऐसे होगा कि ग्रेविटी बोलेगी नहीं नहीं नीचे जाना है? बताओ। सर बोलेगी तो नहीं, बट वो एक्ट हाँ, अच्छा, मतलब प्रेशर भी एक्ट करेगा उसको नीचे जाने के लिए।
अभी दोनों फिर अलग चीज है। हाँ, एक हाँ, pressure हाँ, है और एक एनर्जी हमको पुल करे, हाँ। चीजें अलग है, तो मतलब एक टाइप ऑफ रिलेटिव कह सकते अच्छा, तुम रिलेटिव कह सकते हो। आओ आओ थोड़ा सा घुसते हैं, थोड़ा सा घुसते हैं। एक बात याद रखना, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, हल्का सा यहां से अलग हो रहा हूं, सॉरी फॉर दिस। बस किसी बच्चे ने बोला तो उसके मन की आत्मा को संतुष्टि दे दें, है ना। चलो देखो, जब भी हम एटमॉस्फेयर की प्रेशर बोलते हैं तो हमारे एनवायरमेंट में जो गैसेस हैं उन गैसेस का प्रेशर लगता है हम पे, और उस प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एक ही लाइन की डेफिनेशन है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द सरफेस, लैंड सरफेस, इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड सरफेस। हम लैंड पे रहते हैं, हम पानी पे नहीं रहते हैं, हम हवा में नहीं रहते हैं, हम लैंड पे रहते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड, ये जो गैसेस है जब हम पे प्रेशर लगा रही हैं तो इन प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब ये होता कितना है, ये जनरली कितना होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज, सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज, कोई ज्यादा बहस नहीं करेगा इस पे, मतलब ठीक है पूछ सकते हो, लेकिन अभी बस इतना लाइन को बता रहे, छोटी सी लाइन है केमिस्ट्री की। हमारी एक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक। अब ये 1 ही क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होता केशव, 2 क्यों नहीं होता? सर इसके कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होते होगी तो उसे ही 1 मान के चल रहे हैं। अच्छा 1 मान के चल रहे होंगे, सही सही सोच रहा है। और कुछ, और कोई? अच्छा ये तो बताओ केशव, ये तो बताओ कौन कौन सी गैसेस हैं तुम्हारे एनवायरमेंट में, जो मेजर मेजर गैसेस हैं? सर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन। कितना परसेंट है दोस्त ऑक्सीजन? सर 20.8। 20.8, 21% मान लें, हैं। राउंड ऑफ 21%, राउंड ऑफ ऑक्सीजन का कंटेंट है 21% का, चलो। और नाइट्रोजन का कितना परसेंट है? 78। 8%। और अदर गैसेस का, अदर गैसेस का 1%, यस सर। है ना। यस सर। तो सुनना सुनना, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 21% है, या यूं कहूं ऑक्सीजन से जो निकलने वाला प्रेशर है वो 0.21 एटमॉस्फेरिक का है। कितने का है? 0.21 एटमॉस्फेरिक का। और दोस्त नाइट्रोजन से निकलने वाला कितना है? 0.7। और अदर गैसेस का कितना है? 0.01। इनका जरा सम कर दियो तो, हाय 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 हाय, 1। इसी को बोलते हैं इन गैसेस का हम पे लगने वाला प्रेशर। एक एक लाइन को पकड़ना मेरी, हमने एक लाइन और बोली थी, बताओ क्या बोली थी? इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ, बोलो, सरफेस। सरफेस। इसका मतलब जब तुम ऊपर जाओगे तो, प्रेशर नीचे जाओगे तो, प्रेशर बढ़ता है। हाँ, बढ़ेगा घटेगा बात की बात है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस प्रेशर चेंज होगा। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट चांद पे हो रहा था? नहीं। पहाड़ों पे हो रहा था? नहीं। लैंड पे हो रहा था, इसलिए यहां पे जो प्रेशर किया गया वो 1 के रिस्पेक्ट में बहुत लो कर दिया गया। ठीक है, जी सर। ठीक है। चलो, उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोग को एटमॉस्फेरिक का मतलब समझ में आया होगा। जशन जो जो तुमने बोला हल्का हल्का आउटर आउटर बता दीजिए, फाइन है। हाँ जी सर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हाँ जी सर। चलो चलो चलो, बाकी हम लोग अदर क्लासेस में बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अपने टॉपिक को वापस अपने माइंड को यहां पे ले आते हैं। हम आपको ये बता रहे थे कि एक कैथोड नाम की जो रेज है वो टिंग 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 करते करते यहां पे आई, ओके, और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे टकराई। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे टकराई तो वहां पे स्पार्क नजर आए। साइंटिस्ट का दिमाग ठनका, कहते हैं अबे ये क्या चीज निकली? तो हम ये जो क्या चीज निकली इसके लिए कैसा इसका चार्ज है, मास है, ये सारी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये कब हुआ? ये कब हुआ जब प्रेशर हमने क्या किया दोस्त? लो किया, और करंट का वोल्टेज क्या किया? हाई किया। ठीक है, 2 बातें याद रखोगे। चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अब ये सब हटाओ, अभी कोई काम का नहीं है। चलो एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है शैडो एक्सपेरिमेंट। अच्छा एक बात बताओ, कभी सूरज के सामने खड़े होते तो शैडो बनती है? Yes, sir. आगे बनती पीछे बनती है?
पीछे ना, मतलब बैक पे, ऐसे बैक पे। मैं यहाँ पे मेरा सूरज सामने आ रहा है, तो मेरी इमेज, जो मेरी शेडो है वो आगे बन रही है, वो पीछे बन रही है, सर बैक पीछे बन रही है। अच्छा, ये 2 किलोमीटर दूर लेफ्ट या 2 किलोमीटर राइट दूर तो नहीं बन रही है, No, sir. एकदम स्ट्रेट बन रही है। यस सर। इससे क्या प्रूव होता है, लाइट की क्या है? सर लाइट एमिट जब हो रही है तो फिर बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है और उसके कारण जो होती है शैडो फॉर्म होती है। शेडो फॉर्म हो रही है। लेकिन ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, यस सर। बोल सकते हैं ना। अगर वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल नहीं करती तो 4 किलोमीटर दूर जाके मेरी शेडो बनती, या इधर बनती या इधर बनती, लेकिन मेरे पीछे ही बन रही है। यस सर। फैक्ट है ना। यस सर। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, ऐसा बुक्स लिखती हैं कि उन्होंने इस ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है एक मेटल रख दिया बीच में। क्या रख दिया? बीच में एक मेटल रख दिया। इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे करो, 1 सेकंड देना प्लीज। ये ऐसे, और इसको करंट यहां से दे दो, एक रफली डायग्राम। साइंटिस्टों ने क्या किया, यहां पे बीच में एक मेटल रखा, ठीक है। बुक्स तो ऐसा लिखती हैं कि, मतलब मैंने जो फॉरेन बुक्स पढ़ी हैं उसमें ऐसा लिखा था कि जे थॉमसन एक अपने लॉकेट पहने थे, अपने गॉड का लॉकेट पहने थे। क्रिश्चियंस जो लॉकेट पहनते हैं ऐसे क्रॉस करके लॉकेट, ठीक है, शायद कुछ ऐसा लॉकेट होता है, ये ऐसा मोटा लॉकेट था। ये इन्होंने लॉकेट को यहां रख दिया था, वो क्योंकि वो मेटल का था। लेकिन ठीक है, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि हमने क्या रखा, एक मेटल रखा। फिर वही काम, यहां पे प्रेशर गेज रहा होगा, प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, हाई इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से फिर से स्पार्क निकली। अब बताओ, जब स्पार्क निकलेगी तो इस स्पार्क का एक इनको शेडो ऑब्जर्व हुआ, एक इनको क्या ऑब्जर्व हुआ, शेडो ऑब्जर्व हुआ। और शेडो कुछ यहां पे ऑब्जर्व हुआ। पहले बताओ शेडो कहां ऑब्जर्व होगा, मेरे इसके लेफ्ट में या इसके राइट में? सर राइट में ना। तो यहां पे लगभग वैसा कुछ ऐसे शेडो ऑब्जर्व हुआ, ऐसे। ये रफली वही एकदम सेम शेडो है, मान के चलना, ठीक है। और जब इनको ये शेडो ऑब्जर्व हुआ तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि दैट दिस कैथोड रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स अमेजिंग गाइस। तो सबसे पहले तो शेडो एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि मेटल के रखने के बाद ये रेज जब टकराई तो हमको एक रेज मिली जो कि स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। ठीक है दोस्त, Yes, sir. प्लीज इस बात को लिख लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए कि शेडो एक्सपेरिमेंट ने हमको ये बताया कि जो ये हमारी कैथोड रेज थी ये हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी अभी तक की बातें आपको समझ आई होंगी। यस। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो, कोई मन में सवाल पूछना हो तो किसी को। सर इससे सिर्फ एक ही कंक्लूजन ये लिखी गई थी? हाँ, पहली कंक्लूजन इससे एक्सपेरिमेंट से लिखी गई। अभी और एक्सपेरिमेंट होंगे, अगला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, पहले ये लिख लिया। सर वैसे इसी से ये कंक्लूजन भी तो लिख सकते हैं कि मतलब दैट लाइट इज एमिटेड। हाँ, लाइट एमिट भी करती है, ये भी निकाल सकते हैं। जो लाइट की जो प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी यहां पे रख दी गई, जिसमें से लेकिन जो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी थी वो बुक्स में लिखी, ठीक है। जी एमिट तो वो मुझे यहां से भी पता चल रहा था ना, स्क्रीन की जब स्पार्क कर रही थी। अगर कोई चीज एमिट ना करती तो स्पार्क करती है दोस्त? नो तो इसका मतलब वो चीज वहां से भी लिख गई होगी, सर। पक्का ना। चल, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था, मैं इस चीज को रख रहा हूं, उसको बोलते हैं व्हील एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2, उसको बोलते हैं व्हील एक्सपेरिमेंट। इस व्हील एक्सपेरिमेंट का काम हमको मास के बताने का था। किसे बताने का था?
मास का बताने का रूल था। इसको बताने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम और बना रहा हूं दोस्त, इसको रब कर देता हूं। टिंग 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 टिंग। चलो चलो, इसको रब करने के बाद पहले एक छोटा सा डिस्कशन, एक छोटा सा डिस्कशन। एक बात बताओ, इसको प्रूव करो कि इस पेन का ये कुछ मास है। इसको प्रूव करो कि पेन का कोई मास है। सर हाँ? काफी कुछ, जैसे अगर हम पॉइंट खोले, मतलब पॉइंट फोर्स को इतना डेप्थ पे जाना ही नहीं, हल्के से छोटा सा सेगमेंट जो तुम लैब में हो, और प्रूव करो कि ये कुछ इसका मास है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको एक छोटा सा प्रूव करें। मशीन, क्या करें? मशीन। मेरे पास और कुछ है ही नहीं, उस टाइम मैं साइंटिस्ट हूं। वैभव आप साइंटिस्ट हो? मतलब सर अगर हम इसको हम ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल गिरा देते हैं, तो अगर वो भी वेट है इसका कि वो एक काम करते हैं, सामने मेरे कैमरा रखा है, इसको खींच के कैमरे में मारते हैं, बताओ क्या होगा? कैमरा जाएगा, कैमरा हिलेगा ना। जी सर। इसका मतलब कुछ एनर्जी यहां से वहां क्या हुई? ट्रांसफर हुई। और ट्रांसफर कब होगी? जब इसका क्या होगा? जब इसका, हाँ एग्जैक्टली, वो सिंपल सी भाषा। मैं तो इतना डेप्थ में जा ही नहीं रहा था, ना बायोन्सी ना कुछ जानता ही नहीं था, मैं तो साइंटिस्ट हूं। हमको इतना पता है कि मास का मतलब, यार अगर इसका कुछ मास होगा तो अगर मैं उसको मारूंगा अपने कैमरे पे तो कैमरे को चोट लगेगी, कैमरा इधर डगमगाएगा, क्योंकि इसका कुछ मास, कुछ एनर्जी वहां ट्रांसफर हुई होगी। इतना मुझे पता है ना। अब मुझे यही काम उस कैथोड रेस के लिए पता कर रही है कि उस कैथोड रेस का मास है कि नहीं। मुझे यह पता करना है कि कैथोड रेस का मास है कि नहीं। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट भाई साहब लोग ने एक व्हील रखी, ऐसे एक व्हील ली, ठीक है, एक छोटी सी व्हील ली। अब एक बात बताओ, अगर इस कैथोड रेस का मास होगा तो ये व्हील कैसे होगी? सर हाँ घूमेगी ना, सर्कुलेट करेगी ना। सर। क्यों हुई ऐसा? क्यों होगा? क्योंकि मास जो एनर्जी फॉर्म में वो क्या हो रहा होगा? बोलो बोलो, ट्रांसफर हो रहा होगा, है ना। और अगर ये जो व्हील ना घूमी सो मास नहीं होगा ना। यही बात तो है ना। तो व्हील एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्टों ने फिर से वही एक्सपेरिमेंट, प्रेशर को लो किया, करंट का वोल्टेज हाई किया, और यहां से एक रेस को पास की। और जैसे ये रेस इनसे टकराई तो ये व्हील जो है ऐसे मूव करने लग गई। और जैसे जैसे व्हील मूव की, इसे कंक्लूजन हुआ कि इस सिस्टम का कुछ ना कुछ मास तो है, इस कैथोड रे का कुछ ना कुछ मास तो जरूर है। मास ना होता तो ये घूमता नहीं, और चूंकि मास है इसलिए घूम रहा है। पक्का पक्का से? श्योर शॉट? यस सर। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लिखो, व्हील एक्सपेरिमेंट। अब कितना मास होगा ये बाद में कैलकुलेट करेंगे, कितना मास होगा ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। वैसे आपने सभी सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। सुना है क्या? हाँ हाँ, तो हमने भी सुना ही है, हमने कैलकुलेट नहीं किया था, ठीक है, हमने भी सुना ही है सिर्फ। चलो, तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? शैडो एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? व्हील एक्सपेरिमेंट। इन दोनों बातों से यह प्रूव हुआ कि एक बताता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और दूसरा बताता है कि भाई साहब उसका कुछ मास है। ठीक है। अब एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट और होने वाला है, और उस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले छोटा सा बात करेंगे आपसे। मैं इसको रब कर सकता हूं? आप सभी ने लिख लिया? चलो आओ, एक बात बताना, जस्ट मुझे एक छोटी सी बात बताना। अभी एक्सपेरिमेंट को थोड़ी देर पे रोक देते हैं। बात कुछ ये बतानी है आपने कि मान लो यहां पे कोई दो प्लेट्स हैं,
ये कोई बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, कोई बैटरी से ये प्लेट हमारी कनेक्टेड है। एक हमारी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक हमारी नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, ठीक है दोस्त। मैं एक रेज, कोई एक रे है, मुझे नहीं पता उस रे का नेचर कैसा है, कोई एक रे है, मान लेते हैं रे, ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कुछ यूं। एक कोई रे है जो ब्लैक कलर की ले, अबे ब्लैक कलर तो बन जा भाई, हाँ, ये ब्लैक कलर की कोई रे है, ठीक है, और ये जो रे है वो चलते 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 इस स्ट्रेट लाइन की जगह यहां बेंट होने लग गई। किधर बेंट होने लग गई? इस तरफ। ये ब्लैक रे है। और एक, हाँ, और एक रे लेट सपोज करो अपना ग्रीन कलर लेते हैं, ये चलते 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 यहां तरफ मूव कर गई, और चलते चलते अच्छे से बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे और ऊपर वाला कुछ टर्व। आप अपने बुद्धि से बताओ कि जो ब्लैक कलर की रे है, इस रे पे ये जो रे है इसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव नेचर होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव सर। नेगेटिव। क्यों नेगेटिव मान रहे हो? क्योंकि सर थ्योरी है कि जब एग्जैक्टली ऐसी थ्योरी ऑफ द अपोजिट चार्ज ऑफ अट्रैक्शन वाली थ्योरी। तो ये जो रे है वो हमारी नेगेटिव चार्ज रे है, ये जो हमारी रे है ये हमारी नेगेटिव चार्ज रे है, और ये जो ग्रीन कलर वाली रे है बट ऑब्वियस है कौन सी चार्ज की रे है? पॉजिटिव चार्ज रे है। क्या यही चीज साइंटिस्ट ने भी सोची होगी? और ये एक कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो क्या होती? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करना, ठीक है ना, उसकी अपनी फील्ड होती है। कभी नाम सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी किसी दोस्त ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वर्ड यूज किया था, तो इलेक्ट्रो और मैग्नेट दो वर्ड एक साथ यूज कर दिए। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटॉन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, है ना दोस्त? इतना तो मान के चलें कि आपको आता है पक्का पक्का से। चलो, तो अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये आपकी एक बेसिक नॉलेज जो मैं आपको चेक करना चाहता था। अब फिर से अपने एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे आते हैं। इसको रब करो। चलो, यस सर। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 दोस्त क्या कहता है? फिर से आप वही एक ट्यूब बना लो, ये वही अपनी प्लेट बना लो, इस प्लेट पे हाई वोल्टेज का करंट दे दो, एक आपकी कैथोड साइड, एक आपकी एनोड साइड, ठीक है। यहां हमारी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ये कुछ ऐसी, ठीक है। अब इस बार मुझे इस रे का नेचर पहचानना है। इस एक्सपेरिमेंट का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि मैं इस रे का क्या पहचानूं? नेचर पहचानूं, ठीक है। नेचर बोले तो ये रे कौन से नेचर की है? पॉजिटिव चार्ज की है कि नेगेटिव चार्ज? ठीक है, तो हेडिंग डाल देना एक्सपेरिमेंट नेचर ऑफ द कैथोड रे। डिंग 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 डिंग। इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए काम करते हैं एक एक्सटर्नल फील्ड से अपन लोग, इतना तो फैक्ट था ना कि ये कैथोड से रे एनोड की तरफ जा रही थी। अब एक काम करते हैं कि हम लोग जो है एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन की लेयर थोड़ी बढ़ा देते हैं। अभी तक वो यहां पे थी, अब वो यहां पे भी होने लग जाएगी, चढ़ा देंगे यहां पे। हमको क्या पता वो रे किस तरह बेंड करेगी? बीइंग अ साइंटिस्ट सोचो, तुम्हें पता है क्या किस तरह बेंड करेगी? नहीं ना। तो हमने क्या किया, इसको पूरी इससे कवर कर दिया। इससे फिर वही बात, कैथोड का रेस तो दिखेंगी तो नहीं, लेकिन उसका स्पार्क तो नजर आएगा जिस तरफ भी बेंड होंगे। तो ऐसा करने के लिए मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ये कुछ ऐसी, उम्मीद करता हूं कि छोटू सा डायग्राम आपको समझ में आएगा जरूर। दिस इज द ग्रीन वाला इज अ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। ये फील्ड का पॉजिटिव चार्ज और ये फील्ड का
नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके। अब ये रे जिस तरफ बेंट होगी उस तरफ उसका नेचर होगा, उसके अपोजिट वाला उसका नेचर होगा, है कि नहीं? ये रे जिस तरफ भी बेंट होगी उसके अपोजिट वाला उसका क्या होगा? नेचर होगा। तो हुआ क्या, ये रे जो है यहां से निकलने के बाद ये रे निकलने के बाद ये इस तरफ को बेंड कर रही लग गई। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये रे किस तरफ को बेंड करने लग गई? पॉजिटिव को। इससे क्या प्रूव हुआ कि ये रे का नेचर कैसा? नेगेटिव। और इसी को हम लोग नेगेट्रॉन बुलाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन वर्ड तुम पढ़ते हो ना, ये बहुत पुराना वर्ड है, मतलब बाद में आया है, पहले नेगेट्रॉन आया था। नेगेट्रॉन नेगेटिव से आया था कि ये नेगेटिव की तरफ बेंड होती है कुछ पर्टिकुलर थीटा से ये पर्टिकुलर थीटा है, इस पर्टिकुलर थीटा से ये नेगेटिव की बेंड होती है। नेगेटिव बेंड होने से स्पार्क जो है वो कहां नजर आने लग गया? यहां पे इस तरफ, और ऊपर स्पार्क नजर नहीं आया। नेगेटिव बेंड हमको दिखाई थोड़ी देगी, हमको तो क्या फील होगा? दोस्तों? हमको ये फील होगा, हाँ, इस तरफ जो है क्या हो रही लग गई? स्पार्क आने लग गई। ठीक है, तो ये प्रूव हुआ कि अगर यहां स्पार्क आ रही है और एक्सटर्नल करंट से पता चल रहा है कि ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कैसी है? नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां से नेगेट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोलते हो उसका नेचर पता चलता है, चार्ज पता चलता है। ठीक है, अब चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? आपने पढ़ा होगा 1.6020 into 10⁻⁻19 कूलम। पता नहीं मैंने क्या बोला, तुमने समझ में आया कि नहीं? पढ़ा था ये? वैल्यू नहीं यार, चलो अभी बाद में देखेंगे, मिट्टी पाओ अभी इस पे। अभी फिलहाल इतना तो पता चल गया कि भाई यार ये जो रे है वो हमारी कैसी है? नेगेटिव चार्ज रे। तो पहले कृपा करके इसको लिख लीजिए, इस एक्सपेरिमेंट को बना लीजिए और इस पे कंक्लूजन लिख लीजिए। क्या कंक्लूजन लिखेंगे? कि ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट when an electric field is applied, the cathode ray bends toward the positive side, of the external field। इस एक्सटर्नल फील्ड के पॉजिटिव साइड पे बेंड होने लग गई। ठीक, एंड दिस प्रूव्स that the cathode ray is negatively charged ray, and this proves that the ray is negatively charged ray and also known as negitron। क्या लिखोगे? also known as negitron। ट्रॉन का मतलब जानते हो? ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ट्रॉन। ये ट्रॉन क्या होता है? बताएगा कोई? ट्रॉन बताएगा? ट्रॉन दोनों में, हाँ,
हाँ बोलो जशन दोस्त, ट्रॉन का मतलब सर ऐसे मतलब पता नहीं है। ऐसे मतलब नहीं, देखो इनका चार्ज मतलब होता है, इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटो मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रो मतलब न्यूट्रॉन चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। ट्रॉन इस वर्ड से आया है, इसलिए इसका नाम पहले नेगाट्रॉन रखा गया। नेगाट्रॉन इस वजह से रखा गया था क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ बेंट हो रही थी, सॉरी पॉजिटिव तरफ बेंट हो रही थी, इसका नेचर नेगेटिव है ना। यस सर। ठीक है, तो ये बात हमको पता चली। अब एक अगला एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंट। कैसा एक्सपेरिमेंट है वो? मैग्नेटिक। अच्छा थोड़ा थोड़ा पहले मुझे मैग्नेट के बारे में बताओगे हल्का हल्का सा, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कहां से कहां ट्रेवल करती है, हल्का हल्का दोस्तों। आर्यन क्या जानता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में? सर मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके की फील्ड होती है हाँ। जो कि आयरन कोबाल्ट और इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और सर ये नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करती है। अच्छा, मैग्नेट्स के जो पोल्स होते हैं वो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करते हैं, है ना। क्या ये जशन ज्योति बेटा सही बोल रहा है कि नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करते हैं? जी सर। हाँ जी सर। अच्छा, ये कौन बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में नेचर कैसा होता है? केशव बताएगा क्या? केशव बताएगा ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में नेचर कैसा होता है? नहीं? अरे कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। अनुज 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 का नाम पहली बार देख रहा हूं। नहीं, चलो वैभव, वैभव तुम ट्राई करो। सर हाँ। इंटरलेट होते हैं। क्या होते हैं? कैसे होते दोस्त? मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक में प्रोड्यूस होता है। हाँ चलो, आओ मैं आपको एक छोटी सी पहले नॉलेज दे दूं इस अगले एक्सपेरिमेंट के लिए। ये एक्सपेरिमेंट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे ट्रेवल करती हैं? परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रेवल कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ट्रेवल करेगी? यूं। ये समझ पा रहे हो? क्या है ये दो अलग अलग, एक इस एक्सिस पे जा रही है तो एक इस एक्सिस पे जा रही है। एक अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक किस पे है? वाई एक्सिस पे है। ठीक है, ओके। एक यू ट्रेवल कर रही है ऐसे और एक स्ट्रेट, ठीक है। एक यू ट्रेवल कर रही है और एक स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। नॉलेज याद रहेगी। पहले तो इतना कहीं लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर ये पढ़ाऊंगा आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ठीक है, जी सर। चलो आप, चलो एक सेकंड रुकना। अभी ये सब थ्योरी है, मैं आपको लिखवा दूंगा ये थ्योरी। चलो देखो, एक सेकंड रुकना बस बचा। चार्ज, हाँ 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 हाँ, ये ठीक है। इस पे एक्सपेरिमेंट ध्यान देना। यहां पे असल में जब चार्ज और मास निकालने की बात आ रही थी तब का है। ये देख रहे हो, यहां से क्या लगाई है उसने? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या लगाया है उसने? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या लगाई है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या लगाई है? मैग्नेटिक फील्ड।
और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या ट्रेवल करेंगी? परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगे। ठीक है, ओके। तो साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये कैथोड रे, देखना ध्यान से, ये देखो कैथोड रे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे वही स्क्रीन लगी हुई है जिसपे स्पार्क नजर आएगा कि किस तरफ बेंट हो रही है। ठीक है, और फिर इससे हम कंक्लूजन भी निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, चल तो सुनते हैं। जब ये मान लो ये कैथोड रे है, इस कैथोड रे को पास किया गया तो ये 3 तरह के डायरेक्शन में जाने वाली है। एक डायरेक्शन ए, एक डायरेक्शन बी और एक डायरेक्शन सी। क्या बोला मैंने? जब ये रेस थी, ये पास हुई तो ये 3 डायरेक्शन में जा रही है, एक ए, एक बी और एक सी। कब ए जाएगी, कब बी जाएगी, कब सी जाएगी, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इधर देख लो, बताने से पहले कि यहां पे ये कैसा चार्ज है प्लेट का? पॉजिटिव चार्ज। और ये प्लेट का कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। थोड़ी देर पहले, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ये बात आपसे हुई थी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो ये कैथोड रे पॉजिटिव की तरफ बेंड करेंगी। किस तरफ बेंड कर रही है ये? पॉजिटिव की तरफ। मतलब किस साइड बेंड कर रही है? ए साइड बेंड कर रही है। ठीक है, किस साइड बेंड करेंगी? ए साइड। अरे भाई ठीक तो है ना यार। देखो ए कौन सा चार्ज है? ये प्लेट कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड रे कैसे नेचर की? नेगेटिव। तो भाई किस साइड जाएगा? किस साइड बेंड होगा? पॉजिटिव साइड, मतलब ए साइड। श्योर ना? तो याद रखना, हम इनके तीनों के कंक्लूजन को पढ़ने जा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब क्या हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तब क्या हुआ, और जब दोनों अप्लाई किया तब क्या हुआ। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, यहां साफ साफ इसमें वही लिखा हुआ है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। ये बात आप याद रखिएगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो पार्टिकल का डिसाइड करने पर हमको कैसा मिलेगा कि भाई अगर वो जो चार्ज है, जो प्लेट है, भाई मैग्नेटिक फील्ड की भी अपनी मैग्नीट्यूड होगा। मान लो उसका वोल्टेज घटेगा, उसका वोल्टेज बढ़ेगा, तो उसका बेंड में भी चेंज आएगा। दोस्तों एक बात सोचो, अगर मैं यहां पे लोकल सी बैटरी लगाऊं, जो बाहर एक्सटर्नल लगाई थी, अगर इसका वोल्टेज कम होगा तो इस प्लेट पे चार्ज भी कम होगा। हाँ, और जब चार्ज कम होगा तो इसका असर बेंड पे भी आएगा। चार्ज ज्यादा होगा तो उसका भी असर आएगा। ठीक है, उसी तरह मैग्नेट की भी अपनी पावर होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी भी अपनी क्या होती है? पावर होती है। कुछ मैग्नेट की फील्ड बहुत छोटी होती है, कुछ मैग्नेट की फील्ड बहुत बड़ी होती है। अभी किसी दोस्त ने बोला था मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मेटल लाइक आयरन कोबाल्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो भाई उनकी एक पावर है ना जिससे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी अपनी एक फील्ड है ना। तो ये जो है ये किस तरफ बेंड करेगी और किस किस मैग्नीट्यूड से बेंड करेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पे चार्ज कैसा है। ठीक है, तो इस बात को कहीं लिख लीजिएगा, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा, जो हम रेज मार रहे हैं, उसका भी अपना चार्ज डिपेंड करता है। अब अगर मैं 10,000 वोल्ट की जगह थोड़ा वोल्टेज बढ़ा दूं या घटा दूं तो उसका भी फर्क पड़ेगा, है ना दोस्तों। जो कैथोड रे फराडे ने दी थी, उस फराडे के कैथोड रे का अगर मैं बैटरी को बढ़ा या घटा दूं तो उसका भी फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो उसका कैसे फर्क पड़ रहा है हम ये देखने जा रहे हैं। तो ये फर्क लिख लीजिए कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा उस रे का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे अपना एक डेविएशन होगा। ठीक है, श्योर शॉट। कोई समस्या किसी को? प्रॉब्लम कुछ? जशनजोत, केशव, अमनप्रीत, अनुज, हर्षप्रीत, कुछ प्रॉब्लम? किसी को कुछ प्रॉब्लम तो बोलो।
कहानी को आगे बढ़ाएं? जी सर। चलो अब आओ। दूसरा मास ऑफ द पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये बात हम बाद में बात करेंगे। वैसे ये बात बहुत सिंपल सी है कि भाई अगर मैं मोटा हूं तो क्या ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करूंगा, और जब मैं हल्का हूं तो कैसे ट्रेवल करूंगा? तुम बताओ। अगर मैं मोटा हूं तब ज्यादा स्पीड होगी, या जब हल्का हूंगा तब ज्यादा स्पीड होगी? जो हल्के होंगे सर। जब मैं हल्का हूंगा, है ना। इसका मतलब जितना मास कम होगा उसका डेविएशन उतना ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन का अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा एक्सपेरिमेंट सोचो तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, यस सर। है ना। अभी निकाला नहीं है हमने, बस ठीक है, मान के चलते हैं कि 10⁻³ kg होता है। अब 10⁻³ माइनस का, अबे भाई साहब कुछ नहीं है। तो इसकी हिंदी पता है क्या हुई? इसकी हिंदी हुई 0.00 से लेकर 31 बार लिखो बैठ के। अभी हम तो क्या कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते, करते कि नहीं करते? हम बोलते हैं पॉइंट के 2 वैल्यू पर नेग्लेक्ट कर, हटाओ बे, कौन चेक करेगा। ये कहां तक जा रहा है? 31 तक। उसके बाद भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो सोचो कितना हल्का होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर हल्का होगा तो उसका डेविएशन भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो दो बातें याद रखनी है कि ये जो हमने डेविएशन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे, ये 2 बात पे डिपेंड करती है। पहली बात मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और दूसरा मास ऑफ द पार्टिकल, कि भाई साहब जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना डेविएशन ज्यादा होगा। लिख लीजिए। सभी बच्चों ने लिख लिया? यस सर। पक्का से? चलो जी सर। चल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा जो हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है और जो बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, उसका भी अपना कुछ ना कुछ तो असर होगा। जो मैंने आपसे कहा, अभी मैंने आपसे बोला भी था कि जो एक्सटर्नल प्लेट में बाहर से जो लगा रहा हूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका भी तो मैटर करेगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके परपेंडिकुलर है, रफली सा डायग्राम, इसका भी अपना मैटर करेगा। तो ये बात याद रखना है कि तीसरा फैक्टर क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, याद रखना है ये बात कि ये जो डेविएशन है, ये जो डिफ्लेक्शन है, इलेक्ट्रॉन बोलो या कैथोड रे बोलो, ये जो डेविएशन है ये अपने पाथ से जितना ज्यादा तब डेविएट करेगा जब वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा, है ना भाई। लो वोल्टेज में उतना डेविएशन नहीं आएगा, लेकिन हाई वोल्टेज में डेविएशन बढ़ जाएगा, हो जाएगा ना। पक्का से। तो 3 बातें याद रखनी है। पहला क्या था बोलो, पहला क्या था? हाँ बोलो। चार्ज, उसका चार्ज जो कैथोड रे आ रही है उसका मैग्नीट्यूड, है ना। दूसरा उसका मास, और तीसरा जहां पे वो बेंट हो रही है उनका डेविएशन। ठीक है, पक्का से याद रहेगी बात। ओके, तो ये सब बातें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में आती हैं। अब देखना, साफ यहां पे पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं, बस एक रीडिंग दे रहा हूं कि व्हेन एंड ओनली, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो ये जो रे है वो किस तरफ बेंड कर रही हैं, एक ही तरफ बेंड कर रही हैं। अच्छा, एक ही तरफ बेंड क्यों कर रही हैं? ए में क्या है, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और रे कैसे चार्ज की? नेगेटिव चार्ज की। रे है नेगेटिव चार्ज की, बेंट हो रही है पॉजिटिव की तरफ, तो होनी तो थी, जो पता ही था। ठीक है, ओके। यस सर। दूसरा,
अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दूं तो कैसी जानी चाहिए? अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दूं तो कैसा होना चाहिए नेचर? एकदम स्ट्रेट लाइन, है ना? तो ये याद रखना, देखो साफ साफ लिखा भी है, बाय बैलेंसिंग बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेड बाय द स्ट्रेट लाइन, और सीधे वहां पे जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है वहां पे टंग से टकराएगी, स्ट्रेट लाइन पे एकदम पॉइंट पे हिट करेगी। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही हैं? बैलेंस कर रही हैं। यस सर, पक्का पक्का से? यस तो सर, नेक्स्ट बात लिखो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, अबे क्योंकि दोनों का चार्ज निकालने का तरीका अपना अपना है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है? यस सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो इस वजह से दोनों की बैलेंसिंग होने की वजह से वो एकदम स्ट्रेट लाइन ट्रेवल मारने वाली है, ठीक है? और तीसरा, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो बताओ कहां जाएगी? सर सी साइड, सी साइड पे जाएगी, है ना? तो ये एक्सपेरिमेंट हमको बताते हैं कि कैसे एक कैथोड रे का नेचर क्या था, ठीक है? उम्मीद करता हूं कि मेरी अभी की बातें आपको सब कुछ समझ में आई होंगी। हमने कहां से कहानी शुरू की थी, एक बार क्विक रिकॉल करें। एटम से पहले महर्षि का नेट, उसके बाद कहां गए? सर डाल्टन, डाल्टन के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके बाद हाँ, उसमें किसने किसने साथ दिया? सर जे थॉमसन, माइकल फैराडे। फैराडे का क्या रोल था? बैटरी का। प्रेशर कितना रखा गया? कम से कम, है ना? बहुत कम, है ना? 1 से बहुत कम। करंट का वोल्टेज कितना रखा गया? हाई, 10,000 वोल्ट के करीब, है ना? ओके, इससे क्या हमने निकाला था? कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया। क्या 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 कंक्लूजन निकाले? पहला एक्सपेरिमेंट बोलो, शेड्रो। उसके बाद उसके बाद हाँ, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इतनी बातें हमने की हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सब बातें 100% आई होंगी समझ में, ठीक है? नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मास एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है? ये जो मैं बोल के गया 1.6020 10⁻⁻19, तुम्हें पता नहीं क्या बोल के चला गया, तो ये हम नेक्स्ट टर्न पे प्रूव करेंगे, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर द क्लास, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।